हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने पॉलिटी का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था और मैंने बताया था ये एक अभी डेमो वीडियो की सीरीज चल रही है, जो मैंने आपको राष्ट्रपति के इमरजेंसी पावर से, और इमरजेंसी पावर में एक टॉपिक है आपका राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। उसको मैंने शुरू किया था, उसका मैंने पहला पार्ट आपके चैनल पर अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। अब उसी कड़ी में ये आपका दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग राष्ट्रपति शासन को आगे देखते हैं, ठीक है ना। जितना कवर हो पाएगा आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब समय को ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं राष्ट्रपति शासन। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बात की थी राष्ट्रपति शासन पर। सबसे पहले देखिए, अपने लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम प्रेसिडेंट टूल। राष्ट्रपति शासन संविधान के कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 356 356 में। मैंने आपको राष्ट्रपति शासन में 4 आर्टिकल बताए थे, 4 अनुच्छेद बताए थे। इसमें जो मैंने आपको पहला अनुच्छेद बताया था दोस्तों, वो बताया था आर्टिकल 355। दूसरा मैंने इसमें आर्टिकल आपको बताया था, वो बताया था आर्टिकल 356। और जो मैंने तीसरा बताया था, वो बताया था आर्टिकल 357। और जो चौथा आर्टिकल था दोस्तों, वो था आपका आर्टिकल 365। मैंने बताया था आपको कि ये दो जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365, ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन के लिए आधार प्रदान करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आर्टिकल 355 मैंने बताया था कि आर्टिकल 355 क्या है। आर्टिकल 355 में संघ सरकार के उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है दोस्तों? संघ सरकार के उत्तरदायित्व, यानी संघ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति? राज्यों के प्रति। मैंने आपको बताया था संघ सरकार क्या करेगी? राज्यों की आंतरिक अशांति से रक्षा करेगी। किससे रक्षा करेगी? आंतरिक अशांति से। दूसरा बताया था संघ सरकार क्या करेगी? राज्यों की बाह्य आक्रमण से। किससे रक्षा करेगी? राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करेगी। और तीसरा मैंने बताया था संघ सरकार ये सुनिश्चित करेगी किसी राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको सुनिश्चित करेगी। इसी को बोलेंगे संविधान की पालना। क्या बोलेंगे? संविधान की पालना। अपने लोगों की बात यहाँ तक हुई थी और मैंने इसको समझाने के बाद आपको ये आर्टिकल डिक्टेट भी करा दिया था, लिखा भी दिया था। अब देखिए दोस्तों, आपको ये पता है कि जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है ना, या जो आपका जो एक लोक व्यवस्था का जो मैटर है, वो राज्य सूची का विषय है। अब पब्लिक ऑर्डर जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो अगर किसी राज्य में कोई लॉ एंड ऑर्डर की या पब्लिक ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? राज्य सरकार की है। लेकिन ये यहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द दे दिया है संविधान में कि केंद्र सरकार क्या करेगी? राज्य सरकारों की आंतरिक अशांति से रक्षा करेगी। तो भाई, एक निर्वाचित सरकार जब मौजूद है तो हमें ये प्रावधान करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? भाई, जब स्टेट लिस्ट जो है, जो पब्लिक ऑर्डर है, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का, उस पर नियमन करने का अधिकार किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। देखो, केंद्र सरकार को ये पता था, या जब हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे, वो इतने दूरदर्शी थे कि उनको ये पता था कि भविष्य में कभी किसी राज्य में अगर कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए। अब देखो, आंतरिक अशांति शब्द को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है संविधान में कि आंतरिक अशांति किसे बोलेंगे, ठीक है ना।
संविधान में ये परिभाषित नहीं किया गया है। तो आंतरिक अशांति कई तरीके से हो सकती है, जैसे कि किसी राज्य में महिलाओं के अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, किसी राज्य में SC ST के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगे, ठीक है ना, करप्शन के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। इन सब बातों को भी क्या आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति का रूप दिया जा सकता है। ये किस पर डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार पर डिसाइड करेगा, मंत्री परिषद के विवेक पर डिसाइड करेगा। दूसरा देखिए, बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण का यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया कि आपको पता है डिफेंस जो है वो किस सूची का विषय है, वो आपका संघ सूची का विषय है, ठीक है ना। डिफेंस जब संघ सूची का विषय है, मान लेते हैं कि आपका राज्य अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है पूरी तरीके से किससे लगी हुई है? चाइना से लगी हुई है दोस्तों। अगर अरुणाचल प्रदेश पर चाइना हमला कर दे तो अरुणाचल प्रदेश के पास इतना अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपनी स्वयं की रक्षा कर पाए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारे प्यारे भारत देश का एक अंग है, एक स्टेट है, तो उसकी रक्षा करना भी किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर इस शब्द को रखा गया। और संविधान की पालना करना, ठीक है ना। अगर कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, संविधान में जो उपबंध किए हैं उनके अनुसार नहीं चल रही है, तब भी संघ सरकार क्या करेगी? वहाँ पर इंटरफेयर करेगी और वहाँ पर ऐसी कंडीशन को संवैधानिक तंत्र की विफलता कहेगी। और उसके बाद उस राज्य में क्या होगा? वहाँ पर संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करके, और जो व्यवहारिक इसके लिए टर्मिनोलॉजी है, यानी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आर्टिकल मैंने पहले ही समझा दिया था, मैं बस आपको इसका व्यवहारिक पक्ष समझा रहा था दोस्तों। आगे देखिए, अब आप देखिए आर्टिकल 356 में मैंने क्या बताया था आपको। मैंने आर्टिकल 356 में बताया था कि आर्टिकल 356 में कहा गया है, किसी राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर शासन प्रशासन नहीं चल रहा है तो उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब बड़ी ही रोचक बात है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी क्या? भाई क्या कंडीशन होगी जिसे हम संवैधानिक तंत्र की विफलता समझेंगे? और बड़ी ही दिलचस्प बात है दोस्तों कि हमारे संविधान में संवैधानिक तंत्र की विफलता को भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए इस राष्ट्रपति शासन का 90 के दशक में बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ, बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ। और आपको पता है, जब हमारे देश में किसी भी पावर का मिसयूज होता है तो उसके लिए हमारे पास एक रेफरी मौजूद है। और रेफरी कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और संवैधानिक तंत्र की विफलता को समझाने के लिए 1994 में एक वर्डिक्ट दिया, SR बॉम्बे के नाम से। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक तंत्र की विफलता को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। उसको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चल के मैं करूँगा जब मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में इसके जाऊँगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन के लिए एक आधार किसने प्रदान किया? एक आधार तो प्रदान किया आपके आर्टिकल 355 ने। दूसरा आधार कौन सा प्रदान करता है? एक और आर्टिकल है जो संविधान में दे रखा है, वो है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 में क्या कह रखा है? संघ सरकार, क्या कह रखा है दोस्तों? संघ सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। क्या दे सकती है? संघ सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। और अगर संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों को राज्य सरकार नहीं मानेगी तो उसे भी उस राज्य में क्या समझा जाएगा? संवैधानिक तंत्र की विफलता समझा जाएगा। आप कहेंगे सर आप ये क्या कह रहे हैं? आप देखिए वर्तमान में कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। दीदी कहाँ मोदी जी की बात सुनती हैं? मोदी जी कहते हैं ऐसा कर लो, दीदी कहते हैं हम तो जो आप कहेंगे हम तो वो करेंगे नहीं। मोदी कहते हैं दीदी उत्तर में चलो तो दीदी दक्षिण में चलने लगती है। तो क्या ये केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना नहीं हो रही है दोस्तों? क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है दोस्तों?
इन सारी बातों को आपको आंसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस बना के रखिए दोस्तों। मैं इन सभी चीज़ों का आंसर आपको दे के जाऊँगा जब मैं इस टॉपिक को बिल्कुल एंड करूँगा। और सबसे बड़ी बात, इस टॉपिक को मैं जैसे ही फिनिश करूँगा वैसे ही अभी तक इसके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, चाहे वो एनडीए के हों, चाहे वो सीडीएस के हों, चाहे वो सीजीएल के हों, चाहे वो किसी स्टेट पीसीएस के हों, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। लेकिन अभी मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो मैं बोर्ड पे तो नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं आपके टेलीग्राम जो मैंने एक चैनल बनाया है चैनल के नाम से, उसमें मैं आपको कराऊंगा। और उसके लिए मैं टेक्निक और रिसोर्सेज को पूरी तरीके से देख रहा हूँ। उसके बाद मैं आपका टेस्ट लेकर आऊँगा। तो एक तरफ पॉलिटी का टॉपिक फिनिश होगा, दूसरी तरफ पॉलिटी का आपको टेस्ट मिलेगा। क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए हुए आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, जो प्री में क्वेश्चन आते हैं वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, और राष्ट्रपति शासन से जो प्रीवियस ईयर जो मेंस के क्वेश्चन आए हैं उनको भी अपने लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए आर्टिकल 365 को लिख लीजिए आप लोग। देखिए, डालिए हेडिंग आर्टिकल 365। मैं इसको लिखा देता हूँ। लिखिए दोस्तों, देखिए आर्टिकल 365 में यह उल्लिखित है, आर्टिकल 365 में यह उल्लिखित है, संघ सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। आर्टिकल 365 में यह उल्लिखित है, संघ सरकार राज्य सरकारों को यह निर्देश दे सकती है। संघ सरकार राज्य सरकारों को ये निर्देश दे सकती है। देखिए, मैं आपको ऑनलाइन पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि मैं अपनी स्पीड इन सब चीज़ों को मेंटेन करके चलूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा या तेज़ है, ठीक है ना, फास्ट है, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसी हिसाब से मैं वीडियो को मैनेज करना शुरू कर दूँगा। ओके दोस्तों। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, आर्टिकल 365 में यह उल्लिखित है, संघ सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। आगे लिखिए, और इन निर्देशों को इस रूप में लिया जाएगा, इन निर्देशों को इस रूप में लिया जाएगा, नहीं ऐसे लिखिए, और इसे इस रूप में लिया जाएगा, और इसे इस रूप में और इसे इस रूप में लिया जाएगा कि कोई राज्य सरकार संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों का, कोई राज्य सरकार संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों का अगर पालन नहीं करती है, कोई राज्य सरकार संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों का अगर पालन नहीं करती है, तो उसे उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता समझा जाएगा। तो उसे उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता समझा जाएगा। संवैधानिक तंत्र की विफलता को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो उसे उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता समझा जाएगा। तो आपने देखा, आर्टिकल 356 का प्रयोग करने के लिए संविधान में दो ऐसे आर्टिकल हैं जो क्या करते हैं, आर्टिकल 356 को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बेस देते हैं, एक आधार देते हैं। वो पहला आर्टिकल है 355, दूसरा आर्टिकल है 365। अब जो मेन आर्टिकल है अपने लोग उस पर आते हैं, आर्टिकल 365 पे। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब अपने लोग मेन आर्टिकल को पढ़ते हैं, आर्टिकल 356। अब देखिए, राष्ट्रपति कहाँ बैठते हैं, राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं, जो कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है ना। और भारत के राज्य जो है वो कितनी दूरी पर हैं भारत की राष्ट्रीय राजधानी से। देखिए आप, तमिलनाडु कितनी दूरी पर है, हमारा अरुणाचल प्रदेश कितनी दूरी पर है। तो ये केंद्र सरकार को कैसे पता चलेगा कि किसी राज्य में शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है? राष्ट्रपति कैसे इस बात को सोच लेगा? क्या राष्ट्रपति को रात में सपना आ जाएगा? राष्ट्रपति है या ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्री है, क्यों सपना आ जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इन सब चीज़ों को बताने के लिए राष्ट्रपति के पास एक ऐसा बंदा है, ठीक है ना, जो क्या करेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी राष्ट्रपति को देता रहेगा। और वो कौन है? वो प्रतिनिधि के रूप में काम करता है केंद्र सरकार के राज्यों में। उसको बोलते हैं राज्यपाल। क्या बोलते हैं? गवर्नर। ठीक है ना। और हमारे यूपी बिहार में तो गवर्नर
तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है। कहते नहीं, पढ़ लिख के बहुत गवर्नर बन गए हो, बड़े गवर्नर बने फिरते हो, ठीक है ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो गवर्नर की पोस्ट तो हमारे यहाँ वैसे ही हाईलाइट है इतनी दोस्तों, इसीलिए हाईलाइट है कि गवर्नर के बड़े खतरनाक कारनामे हैं। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 356 में क्या लिखा है। आर्टिकल 356 में कहा गया है, राज्यपाल के प्रतिवेदन से, क्या लिखा है, राज्यपाल के प्रतिवेदन को बोलते हैं रिपोर्ट, या अन्यथा, क्या लिखा है, या अन्यथा से, राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्यथा से राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए, यानी कि राष्ट्रपति क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए कि किसी राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करेगा, अर्थात इसे ही हम क्या कहेंगे, राष्ट्रपति शासन कहेंगे। ये आर्टिकल 356 में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही लिखा है कि राज्यपाल के प्रतिवेदन से या अन्यथा से राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाए कि किसी राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, तो उसे उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता समझा जाएगा, और व्यवहार में ही इसे कहते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये राज्यपाल का प्रतिवेदन क्या होता है। देखो जब संविधान सभा में हमारे सदस्य जो थे, जो संविधान सभा के मेंबर थे, वो जो संविधान बना रहे थे, उन्हें पता था कि भारत की एकता और अखंडता को अगर अक्षुण्ण रखना है, ठीक है ना, और भारत में इतनी ज़्यादा विविधता है, ठीक है ना, इस विविधता भरे देश को अगर एकजुट बनाकर रखना है तो हमें राज्य सरकारों पर नियंत्रण स्थापित हमेशा करते रहना होगा। और राज्य सरकारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और राज्य सरकारों की जानकारी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक नई पोस्ट को क्रिएट किया, और वो पोस्ट कौन सी है, राज्यपाल है। राज्यपाल ना तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, ना स्टेट के द्वारा इलेक्ट होता है, ना तो नियुक्त होता है, ना निर्वाचित होता है। ये तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। तो राज्यपाल क्या करता है, हर 15 दिन के बाद एक रिपोर्ट भेजता है भारत के गृह मंत्रालय में। देखो पूरे भारत की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, गृह मंत्रालय की है। पूरी भारत में जो गृह मंत्रालय है, जो वो क्या करता है, पूरे भारत का लॉ एंड ऑर्डर देखता है। राज्यपाल क्या करता है, हर 15 दिन के बाद उसको रिपोर्ट भेजता है। और गृह मंत्रालय में बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। ऐसे ही वहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है ना। तो राज्यपाल क्या करता है, हर 15 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट कहाँ भेजता है, भारत के गृह मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में। और राज्यपाल ये बताता है कि हमारे राज्य में शासन प्रशासन किस तरीके से चल रहा है, हमारे यहाँ करप्शन की स्थिति क्या है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, हमारी विधानसभा में आज कौन से बिल रखे गए, किन विधेयकों पर चर्चा हुई, कौन सा विधेयक हमारे राज्य में लाया जा रहा है। इन सब की जानकारी केंद्र तक पहुँचाने की, भारत के गृह मंत्रालय तक पहुँचाने की जानकारी किसकी है, राज्यपाल की है। ठीक है दोस्तों, नोट आप यहाँ पर एक नोट करके लिखिए, मैं लिखा देता हूँ। रुक जाइए, अभी आप पहले लिखिए आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 आप लिखिए, फिर मैं इसको आगे समझाता हूँ। लिखिए आर्टिकल 356 डाल के लिखिए, यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन से, लिखिए, यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन से या अन्यथा से, यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन से या अन्यथा से
राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाए, क्या हो जाए, यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन से या अन्यथा से राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाए, राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाए कि किसी राज्य में, किसी राज्य में शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, ये किसी राज्य में शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकता है। इसे ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। लिखिए, व्यवहार में इसे ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, व्यवहार में इसे ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, आपने एक बात तो समझा कि राज्यपाल का प्रतिवेदन क्या है, मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर एक शब्द आपको मिलेगा दोस्तों, अन्यथा। ये शब्द क्या है, अन्यथा। जब ये शब्द, जब संविधान सभा में आर्टिकल 356 पर बहस हो रही थी और जब ये सब बातें जब ये सब प्रारूपों को संविधान सभा में रखा जा रहा था, तो संविधान सभा के एक मेंबर थे HB कामत, हरि विष्णु कामत। उन्होंने कहा इस अनुच्छेद में अन्यथा शब्द रखना बहुत ही क्रूरता है, अन्याय है, ये राज्यों की स्वायत्ता से खिलवाड़ है, ये राज्यों की स्वायत्ता पर हमला है। HB कामत साहब ने कहा कि अन्यथा शब्द आप रख रहे हो, ये क्या है। तो HB कामत साहब ने अन्यथा शब्द को कहा कि ये अन्याय है, ये दुष्टता है, ये राज्यों की स्वायत्ता से खिलवाड़ है, ये ये केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग करेगी भविष्य में, इससे राज्य सरकारों की स्वायत्ता खतरे में पड़ेगी, और यही भविष्य में हुआ भी। अन्यथा का मतलब यहाँ पर क्या लिया जाता है, यहाँ पर या तो राज्यपाल के प्रतिवेदन से सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना, राष्ट्रपति, या अन्यथा का मतलब है जैसे कि वो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो इस बात की सूचना दे दे कि फला राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चल रहा है। तो अन्यथा में तो वो कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि संविधान में अन्यथा शब्द को डिफाइन ही नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो HB कामत ने इसकी बड़ी आलोचना की, और बहुत ही रोचक बात है, जब संविधान सभा में इस बात पर चर्चा हो रही थी तो संविधान सभा के एक दूसरे मेंबर थे राय बहादुर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्रावधान का क्या किया, समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर राज्य सरकारें संविधान के प्रारूप के अनुसार शासन नहीं चलाएंगी तो केंद्र सरकार उनको कैसे कंट्रोल करेगी, कैसे मैनेज करेगी। तो हमें एक शक्तिशाली केंद्र बनाने के लिए इन सारे प्रावधानों को संविधान में रखना बहुत ज़रूरी है। तब HB कामत ने राय बहादुर साहब से पता क्या कहा दोस्तों, कहा राय बहादुर साहब, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो आप दवा लेंगे या आप सर्जरी या ऑपरेशन कराएंगे। राय बहादुर साहब एकदम नाराज हो गए कि आप ये क्या बात कर रहे हो, मतलब कुछ भी बोल देते हो यार, हद है बिल्कुल यार, हम सीधी सी बात है, सब मेडिसिन लेंगे, हम भी मेडिसिन लेंगे। उन्होंने कहा फिर बताओ, किसी राज्य में अगर लॉ एंड ऑर्डर की जरा सी समस्या हो गई, अगर करप्शन बढ़ गया, तो क्या आप एक चुनी हुई सरकार को गिरा दोगे? क्या मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दोगे? ये कहां का न्याय है? और दोस्तों 90 के दशक में आप देखेंगे हमारे यहां सरकारें तो ऐसे गिरी जैसे कि हमने एक कपड़े का पुतला बनाकर खड़ा किया और उस पर फूंक मारी, वो गिर गया। इससे बहुत खिलवाड़ हुआ। ठीक है दोस्तों, इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप लिखिए।
लिखिए लिखिए HB हरि विष्णु कामत ने ये कहा, हरि विष्णु कामत ने ये कहा कि इस अनुच्छेद में, हरि विष्णु कामत ने ये कहा कि इस अनुच्छेद में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए अन्यथा, इस अनुच्छेद में अन्यथा शब्द का, अन्यथा शब्द का दुरुपयोग केंद्र सरकार करेगी, अन्यथा शब्द का दुरुपयोग केंद्र सरकार करेगी और इसे एक संवैधानिक अपराध माना जाएगा। इतनी बड़ी बात कह दी HB कामत ने, इसे एक संवैधानिक अपराध माना जाएगा। और देखिए एक और मेंबर थे संविधान सभा के, उन्होंने भी इसकी बहुत बड़ी आलोचना की। अब बताइए मैं आपको ये स्टेटमेंट लिखा क्यों रहा हूं दोस्तों। अभी आप जब मेंस के क्वेश्चन डील करेंगे, जब आपको आर्टिकल 356 का क्रिटिसिज्म करना होगा, तो आप जब ये फैक्ट रखेंगे तभी आपके आंसर में वजन आएगा, तभी आपका आंसर में क्या आएगी, थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी आएगी। ठीक है दोस्तों, लिखिए दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, इसमें लिखिए हरि शिब्बन लाल सक्सेना ने, हरि शिब्बन लाल सक्सेना ने ये कहा, हरि शिब्बन लाल सक्सेना ने ये कहा कि संविधान का अनुच्छेद 356, हरि शिब्बन लाल सक्सेना ने ये कहा कि संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यों की स्वायत्तता के लिए खतरा है, यानी कि राज्यों की ऑटोनॉमी के लिए खतरा है, राज्यों की स्वायत्तता के लिए खतरा है, राज्यों की स्वायत्तता के लिए खतरा है। और यह अनुच्छेद राज्य सरकारों को केंद्र सरकार का गुलाम बना देगा, और यह अनुच्छेद राज्य सरकारों को केंद्र सरकार का गुलाम बना देगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। अभी मैं वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी नहीं रखना चाह रहा हूँ, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू 4 घंटे तक GS पढ़ाई है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाने में। लेकिन अभी ऑनलाइन के इस मूड में मैं वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी कम ही रखना चाहता हूँ। आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वीडियो की ड्यूरेशन को मैं इंक्रीज करता जाऊँगा। ठीक है ना, फिर आप जैसा कहेंगे 1 घंटे की 2 घंटे की, जितनी लंबी आप वीडियो कहेंगे उतनी लंबी वीडियो में शूट करके आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे अपने लोग बात करेंगे राष्ट्रपति शासन जब लगता है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद ये कैसे आगे बढ़ाया जाता है, इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे राष्ट्रपति शासन वापस कैसे लिया जाता है। उसके बाद हम ये समझेंगे राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होता है। और यहाँ तक करने के बाद हम राष्ट्रपति शासन का बिल्कुल बेसिक समझ लेंगे। उसके बाद हम राष्ट्रपति शासन के एडवांस वाले पोर्शन पर आएंगे, यानी कि व्यवहारिक पोर्शन पर आएंगे, यानी कि उस हिस्से पर आएंगे जहाँ से हम मेंस के क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और मेंस के क्वेश्चन को ही नहीं, आप राष्ट्रपति शासन पर बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से कॉन्सेप्ट और व्यवहारिक क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं, जो कहाँ से आप डील कर पाएंगे, जो डेप्थ, जो थोड़ा एक एनालिटिकल पार्ट जब इसका डिस्कस करेंगे वहीं से आप इनको डील कर पाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, मुझे इतनी देर समय देने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और मुझे सुनने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्रेम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा अग्रसर रहिए। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद।